हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको इस छोटे से YouTube चैनल पार्थ फिजिक्स पे। उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया होंगे और पिछला वीडियो देखे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो उसमें एक चीज और बताया था कि संतुलित रासायनिक, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है ना, क्योंकि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, इसीलिए किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम पिछले वीडियो में बताए थे, तो जो पिछला वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आया होगा, जो नहीं देखे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो उनसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया उस वीडियो को देखें। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो उस वीडियो को खत्म करते करते हमने दो बातें कही थी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का दो तरीका, एक हेट एंड ट्रायल मेथड यानी कि भूल एंड प्रयत्न विधि, और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड यानी बीजगणितीय विधि। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक ही चीज के बारे में पढ़ेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि भूल एंड प्रयत्न विधि। अगला इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग बीजगणितीय विधि द्वारा किस तरीके से संतुलित करते हैं। तो आइए यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे यहाँ पे 6 एग्जाम्पल है। ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा का सारा अनबैलेंस है, असंतुलित। तो इस सब को हम लोग संतुलित करेंगे और संतुलित करने का हमारे पास एक ही तरीका है, भूल एंड प्रयत्न विधि। भूल एंड प्रयत्न विधि से किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, इसको आइए आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए, जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, है ना। तो चलिए आगे ध्यान से देखते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे है भूल एंड प्रयत्न विधि यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि जितने भी तत्व हैं, ओवरऑल पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो आपको 14, 114, 115 तत्व आपको दिखाई देंगे। तो उस 114, 115 तत्वों में कहीं ना कहीं कुछ धातु है, कुछ अधातु है और गैस भी है ना, गैस अवस्था में भी कुछ है उसमें। तो ये कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं वो तो या तो हो सकता है गैस हो सकता है। यानी ध्यान सुनिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व भाग लेता है तो वो या तो हो सकता है, या तो होगा वो धातु, या होगा अधातु, या फिर हो सकता है कि कोई गैस। यही 3 चीजें हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे 3 प्रकार का होता है, उसको हम लोग लिखते हैं पहले। या तो हो सकता है कि धातु हो, या तो हो वो धातु या अधातु, या फिर गैस। तो गैस के रूप में आप मैक्सिमम जगह पे देखिएगा तो आपको ज्यादातर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखने को मिलता है। मैक्सिमम देखिए तो यहाँ जितने भी केमिकल इक्वेशन देखिएगा तो इसमें मैक्सिमम आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है ना। तो गैस के रूप में ज्यादा जितने भी केमिकल इक्वेशन देखिएगा तो ज्यादातर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो इसको हमने अलग ही लिख दिया, है ना। अब या तो धातु होता है या अधातु होता है, या फिर ऑक्सीजन होता है या फिर हाइड्रोजन होता है। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड यानी भूल एंड प्रयत्न विधि से हम लोग किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित ऐसे करते हैं। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं जब हम केमिकल इक्वेशन को देखते हैं, रासायनिक समीकरण को देखते हैं,
तो उसमें इतने ही पदार्थ होंगे, है या ना। धातु हो सकते हैं, अधातु हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन हो सकता है। तो किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें धातु को बैलेंस करना होता है। इसको सबसे पहले उस इक्वेशन में देखिए कि कोई धातु है कि नहीं है। जैसे कोई केमिकल, जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम, सॉरी यहाँ पे देखिए Mg3N2 प्लस H2O मिलता है तो MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3 बनाता है। तो अब ध्यान से देखिए तो Mg जो है वो क्या है, धातु है। तो ऐसे ही जो जितने भी केमिकल इक्वेशन होते हैं उसमें आपको धातु भी देखने को मिलता है और अधातु भी देखने को मिलता है। वैसे ही ध्यान से देखिए तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मिल रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो उसमें जो धातु होता है सबसे पहले उस धातु को बैलेंस करेंगे, देखेंगे कि धातु है कि नहीं है। अगर नहीं है तो दूसरा चीज देखेंगे अधातु, लेकिन अगर है धातु तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, धातु। किसको, धातु। जब धातु बैलेंस हो जाए तो उसके बाद हम अधातु पे आते हैं, फिर अधातु को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। और जब अधातु भी संतुलित हो जाए तो फिर ऑक्सीजन के पास नहीं आ जाना है, डायरेक्ट ऑक्सीजन के पास नहीं। देखिए धातु को आप बैलेंस किए, चलिए ठीक है, यहाँ पे कोई भी धातु जैसे मैग्नीशियम आपको दिखाई दिया तो मैग्नीशियम को आपने बैलेंस किया, संतुलित किया। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के बाद फिर आता है अधातु। तो जब अधातु को बैलेंस कर लिए तो फिर अधातु के पास पहुंचेंगे, तो अधातु के पास पहुंचेंगे तो अधातु को भी बैलेंस करेंगे। तो देखिएगा क्या होता है। जैसे पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने एक चीज बताया था कि जब H2 और O2 को बैलेंस कर रहे थे, H2O को, तो ऑक्सीजन इधर 2 था, इधर कितना है 1। तो जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे तब तक हाइड्रोजन बिगड़ गया था, है ना। तो वही चीज यहां भी होता है। जब हम धातु को बैलेंस कर लिए, धातु को संतुलित कर लिए, तब कहां आते हैं, अधातु को संतुलित करने। और जैसे ही अधातु को संतुलित करने के लिए कुछ अंक जोड़ते हैं तब तक होता यह है कि अधातु बिगड़ चुका होता है ना। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन H2 और O2 को हम बैलेंस कर रहे थे, H2O को, तो ऑक्सीजन को बराबर कर, देखिए अब अभी क्या है कि हाइड्रोजन दोनों जगह बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर कर रहे थे तब तक हाइड्रोजन का काम गड़बड़ा रहा था। तो वही चीज यहां भी होता है कि जब आप धातु को बैलेंस करके अधातु के पास पहुंचते हैं तब तक अधातु जब बैलेंस करते हैं तो होता यह है कि कुछ अंक जोड़ेंगे इसको भी बैलेंस करने के लिए। तो जब वो अंक जोड़ते हैं ना तो होता यह है कि धातु का खेला गड़बड़ा जाता है। तो जब ये बात देखिए, स्टेप वाइज स्टेप इसको किया जाता है। सबसे पहले धातु को बैलेंस कीजिए, धातु बैलेंस हो जाए उसके बाद अधातु को बैलेंस कीजिए। जब अधातु बैलेंस हो जाए तो फिर ऑक्सीजन के पास मत आ जाइए, फिर चले जाइए कहां पे, धातु को देखिए कि बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस है धातु तब छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। अगर धातु बिगड़ गया है तो फिर आपको धातु को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले धातु को बैलेंस करना है, उसके बाद अधातु को, फिर अधातु को बैलेंस करके सीधे फिर पहुंचना है पहले स्टेप के पास, धातु के पास। और जब धातु बैलेंस हो जाए तो फिर अधातु के पास है। फिर जब ये दोनों हो गया है, कोई परिवर्तन इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए, तो फिर हम ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। ऑक्सीजन को देखेंगे, बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन अगर बैलेंस हो जाए तो फिर तुरंत हाइड्रोजन के पास नहीं पहुंचना है, फिर से शुरू, पहला स्टेप धातु से। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा लेकिन यही करना होगा आपको, भूल एंड प्रयत्न विधि से यही चीज करना होगा। क्योंकि ये डायरेक्ट बीज, देखिए इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि, वो तुरंत आपको बैलेंस करके मिल जाएगा। इक्वेशन बनाइएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड यानी भूल एंड प्रयत्न विधि में तो इक्वेशन नहीं बनाना है हमको खुद से कोई संख्या सोचना होता है, खुद से कोई संख्या सोच के वहां पे जोड़ना होता है। इसीलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जब हम किसी चीज को बैलेंस करने जाते हैं, जैसे धातु को बैलेंस करके अधातु को बैलेंस कर रहे होते हैं, तब तक धातु बिगड़ जाता है। तो इसीलिए किसी भी पहले धातु को बैलेंस करेंगे, धातु को बैलेंस करने के बाद अधातु को बैलेंस करेंगे। अधातु बैलेंस हो गया तो फिर से कहां जाना है, धातु के पास, देखना है कि धातु बिगड़ा है कि नहीं। अगर नहीं बिगड़ा है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, और बिगड़ गया तो फिर से उसको बैलेंस करेंगे।
है ना। तो बहुत मतलब कि ऐसा केस मिलेगा जहाँ पे धातु नहीं भी बिगड़ेगा, कई ऐसा केस भी मिलेगा जहाँ पे धातु बिगड़ जाएगा। तो जहाँ पे बिगड़ेगा फिर से उसको बैलेंस करेंगे, है ना। जहाँ नहीं बिगड़ा उसको छोड़ देंगे वैसे। तो वो चीज है, पहले धातु बैलेंस, उसके बाद अधातु, अधातु करने के बाद फिर धातु, धातु को बैलेंस करने के बाद फिर से ऐसे, फिर ऑक्सीजन के पास पहुंचे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करके हाइड्रोजन के पास नहीं जाएंगे, फिर से पहले स्टेप धातु के पास, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने में हो सकता है कि कभी धातु बिगड़ जाए या फिर अधातु बिगड़, है ना। तो वो चीज है, फिर ऑक्सीजन चेन बैलेंस करने के बाद फिर से चेक कर लेंगे कि ये सब है कि नहीं है। अगर है तब हाइड्रोजन के पास पहुंचेंगे, लास्ट में हाइड्रोजन के पास पहुंचते हैं। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद फिर से देखते हैं, फिर से यहां से देखते हैं कि कोई अनबैलेंस तो नहीं है। अगर अनबैलेंस है तो उसको भी बैलेंस किया जाता है। तो आइए चलिए इस पे कुछ एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो एग्जांपल हमने 6 दिखाया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे पहले इसको तो करेंगे ही, साथ ही साथ सबसे पहले हम बात करते हैं हम लोग का एक अभी जो बैलेंस कर, या पिछले वीडियो में भी उसको एग्जांपल के तौर पे लिए थे, H2O2 मिलके क्या बनता है, H2O। तो अब ध्यान से देखिए, हमको पता है कि बैलेंस करने के लिए हमारे पास 4 चीज है, धातु है, अधातु है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इन्हीं 4 लोगों को बैलेंस करना है। इसके अलावा और कोई तत्व होगा तो धातु अधातु में बहुत से तत्व है, तो वो सब चीजें। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या इस इक्वेशन में, किसी इक्वेशन को बैलेंस करने जाइए तो ये 4 चीजों को अप्लाई करिए हिट एंड ट्रायल मेथड से, आपका बैलेंस हमेशा सही होगा। अगर इसको नहीं यूज करते हैं तो फिर इक्वेशन आपका गलत हो सकता है, बैलेंसिंग गलत हो सकता है ना। तो एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, तो क्या इसमें आपको धातु दिखाई दे रहा है? अरे हाइड्रोजन धातु है, धातु है ये, हाइड्रोजन धातु नहीं है। ऑक्सीजन धातु है, ये भी धातु नहीं है। तो क्या हाइड्रोजन अधातु है? ये अधातु भी नहीं है। ऑक्सीजन अधातु है, ये भी अधातु नहीं है। तो इसमें ना तो धातु है और ना ही अधातु है। तो लास्ट के 2 बच गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसमें सिर्फ 2 ही है। तो सबसे पहले किसको हम बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 दिखाई दे रहा है, इधर कितना? 1। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे जी? इस 1 को हम 2 करेंगे। तो 2 करने का सीधा सा सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे 2। तो अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन इधर भी 1 गुना 2 कितना? 2। और इधर भी ऑक्सीजन 2 गुना 1 कितना? 2। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है जी? 2। इधर कितना है? 2 गुना 2 कितना है? 4। और इधर कितना है? 1 गुना 2 कितना है? 2। तो बैलेंस तो नहीं है। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो चलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना लगेंगे? 2। ये सब चीजें तो पहले बता चुके हैं, पहले ही वीडियो में ये बताए थे H2O2 को बैलेंस करना। तो अब ध्यान से देखिए, तो 2 दूनी का 4 अब हो गया। हाइड्रोजन इधर भी 4 और इधर भी 2 दूनी का 4। तो जब ये हो जाए तो फिर ऑक्सीजन को देखिए। जब आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो फिर आप ऑक्सीजन को देखिए कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं फिर से। ऑक्सीजन अभिक्रिया से पहले कितना था? 2। अभिक्रिया के बाद कितना? 1 गुना 2, 2 गुना 1 कितना? 2। चलिए ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन अभिक्रिया से पहले 2 गुना 2 कितना था? वो 4। और अभिक्रिया के बाद कितना हुआ? 2 गुना 2 अभी भी 4 ही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। मतलब ये क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो ये चीज है। तो ऐसे ही एक और बढ़िया सा एग्जांपल है, अभी छोटा छोटा आपको सिखा रहे हैं, उसके बाद आएंगे अपने इस जितने भी यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं उसके बारे में। दूसरा एग्जांपल है आपका, जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे 1। ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना, कि कब मोनो बोलते हैं, कब डाई बोलते हैं, कब ट्राई बोलते हैं, कब टेट्रा बोलते हैं, है ना। तो ये सब आना चाहिए आपको। तो चलिए यहां भी ध्यान से देखिए, तो हमें क्या क्या चाहिए? आपको नहीं पता है तो बार बार इसको लिखिए, क्योंकि लिखने से कुछ चीजें याद होती है। तो यहां पे आप लिखिएगा क्या? पहले किसको बैलेंस करेंगे? धातु को, दूसरा अधातु को, तीसरा ऑक्सीजन और लास्ट हाइड्रोजन।
तो सबसे पहले देखते हैं कि इस इक्वेशन में कोई धातु है क्या। तो हमने देखा कार्बन तो धातु नहीं है। क्या ऑक्सीजन धातु है? ऑक्सीजन भी धातु नहीं है। ऑक्सीजन को तो अलग से हमने बताया ही है कि उसको अलग से हम लोग बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले धातु अधातु को देखिए, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, कार्बन एक्स्ट्रा है तो कार्बन तो धातु नहीं है। तो अब कार्बन क्या है? तो धातु अगर नहीं है तो इसको हटाइए, इक्वेशन में धातु तो नहीं है, चलिए इसको हटाते हैं, इसका तो बात खत्म। अब बात करते हैं अधातु का। क्या इस इक्वेशन में कोई ऐसा तत्व है जो अधातु है? तो हाँ, ये कार्बन जो होता है क्या होता है? अधातु। तो ये कार्बन दिखाई दे दिया कि अधातु है। उसके बाद ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन तो नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि हमें अब ओवरऑल एक अधातु और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। क्या करना है? अधातु और ऑक्सीजन को संतुलित करना है। चलिए संतुलित करते हैं। अभी सबसे पहले देख लेते हैं ये कि अभिक्रिया से पहले कार्बन कितना था और अभिक्रिया के बाद कार्बन कितना है, इसको देख लेते हैं। तो अभिक्रिया से पहले कार्बन, ध्यान से देखिए, तो अभिक्रिया से पहले कार्बन 1 दिखाई दे रहा था। 1 गुना 1 कितना? 1। अभिक्रिया के बाद कितना दिखाई दे रहा है? कार्बन। अभिक्रिया के बाद भी कार्बन आपको 1 गुना 1 कितना दिखाई दे रहा है? 1 ही दिखाई दे रहा है। कार्बन तो बराबर है, क्या है? कार्बन ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब तो अधातु के बाद ऑक्सीजन के करते हैं, तो ऑक्सीजन को देखते हैं। अभिक्रिया से पहले ऑक्सीजन आपका 1 गुना 2 यानी कि 2 था, और अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन आपका है 1 गुना 1 यानी कि 1। अभिक्रिया के पहले 2 था, अभिक्रिया के बाद कितना है? 1 है, यानी कि यह असंतुलित है। और कौन असंतुलित है? ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो इधर अगर ऑक्सीजन 2 दिखाई दे रहा है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो सीधे सिंपल सा इस 1 को हटा के हम क्या लगाएंगे? 2। अब जब ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिए तो ये नहीं कह देना कि ये बैलेंस हो गया। फिर से पहला स्टेप, धातु तो नहीं है, चलिए ठीक है, धातु और हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं, तो इसके बारे में बात ही नहीं करना है। उसके बाद अधातु के रूप में कार्बन है, तो इसको देखते हैं, कार्बन को चेक करते हैं। देखिए कार्बन अभिक्रिया के पहले कितना था? 1। जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस किए तो ध्यान से देखिए कार्बन का मैकेनिज्म चेंज हो गया। पहले था तो था 1, देखिए अभिक्रिया, ये 2 लगाने से पहले अभिक्रिया के पहले भी 1 था और अभिक्रिया के बाद भी 1 है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो अभिक्रिया के पहले तो 1 ही था, लेकिन अभिक्रिया के बाद अब 2 हो गया है। देखिए इसको हटा रहे, आपसे ध्यान से देखिए, यहां तो कार्बन आपको 1 दिखाई दे रहा है, सिंपल सा, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो अभिक्रिया के बाद कार्बन कितना हो गया? 2 गुना 1 कितना? 2। ऑक्सीजन तो वही है, ऑक्सीजन में तो कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन इधर भी 2 दिखाई दे रहा था, उधर भी 2 है, चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो हमने जब ऑक्सीजन को बराबर करने चले तो कार्बन बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? बिगड़ गया। इसीलिए ये किया जाता है कि एक स्टेप बराबर किए तो सीधे आपको अगले स्टेप पे नहीं जाना है, उससे पिछले वाले स्टेप पे आना है और फिर से देखना है कि वो सही हुआ है कि नहीं हुआ, तब आपको अगला स्टेप पे जाना है ना। तो वो चीज है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो कार्बन बिगड़ गया। अब कार्बन को बैलेंस किया जाए फिर से, तो इधर कितना दिखाई दे रहा हो? 2। कार्बन कितना दिखाई दे रहा है? 2। तो अभिक्रिया से पहले भी कार्बन 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? 2। अब ध्यान से देखिए, तो कार्बन कितना हो गया? 2 गुना 1, अभिक्रिया से पहले भी 2 और कार्बन अभिक्रिया के बाद भी 2 हो गया। ऑक्सीजन को भी देखिएगा तो ऑक्सीजन भी अभिक्रिया से पहले 2 गुना 2 कितना हो गया? सॉरी, यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 गुना 2 कितना? 2। और अभिक्रिया के बाद भी ऑक्सीजन कितना है? 2 गुना 1 कितना? 2। यानी कि अभिक्रिया से पहले कार्बन भी 2, अभिक्रिया के बाद कार्बन 2, अभिक्रिया से पहले ऑक्सीजन भी 2 और अभिक्रिया के बाद भी ऑक्सीजन कितना है? 2। मतलब क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। इसी तरीका को हम लोग भूल एंड प्रयत्न विधि कहते हैं। अपने मन से कोई संख्या मान के यहाँ पे लगाते हैं और उसी संख्या के आधार पे इसको बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। इसी को भूल एंड प्रयत्न विधि कहा जाता है। इसके साथ जो हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिए हैं, अब इस एग्जाम्पल को बैलेंस करके आपको दिखा रहे हैं, है ना। क्योंकि जो बात अभी बोल रहे थे
धातु, अधातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये इन सब एग्जांपल्स पे लगेगा। जैसे हमने बोर्ड पे पहला एग्जांपल लिया है Mg, पहला एग्जांपल है Mg3N2 प्लस H2O मिलके बनाता है MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3, कितना NH3। अब देखते हैं कि क्या ये, इसमें सबसे पहले आपको चूज ये करना है, किसी भी कोई भी रासायनिक समीकरण आपके पास आए तो सबसे पहले ये देखिए कि उसमें कौन तत्व है, सॉरी कौन धातु है और कौन अधातु है, सबसे पहले ये बंटवारा कीजिए, है ना। तो आपको धातु और अधातु पहचानने आना चाहिए कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। पीरियोडिक टेबल उठाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, है ना, कि किसको धातु बोलते हैं, किसको अधातु, तो वो सब चीजें। तो जब यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको Mg ये आपको धातु दिखाई दे रहा है, जो मैग्नीशियम है वो क्या है, धातु है। तो इस इक्वेशन में आपको धातु भी दिखाई दे रहा है, धातु दिखाई दे रहा है। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और N2 नाइट्रोजन भी एक प्रकार की गैस है ना, नाइट्रोजन क्या है, गैस है। तो ये सब इसमें धातु है, अधातु तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, उसके साथ एक गैस भी दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बेसिकली गैस है, लेकिन नाइट्रोजन भी एक क्या है, गैस है। तो सबसे पहले हम देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में हम सबसे पहले तो धातु को करेंगे, है ना, और धातु के बाद अधातु को करते हैं। तो अधातु तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो गैस दिखाई दे रहा है। तो गैस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं। सबसे पहले उसके पहले जो दूसरा गैस दिखाई दे उसको, तो यहाँ पे कौन सा गैस, नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, तो इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, धातु कौन है, Mg, तो इसको बैलेंस करते हैं। अभिक्रिया से पहले मैग्नीशियम कितना है, वो अभिक्रिया से पहले मैग्नीशियम है आपका 1 गुना 3 कितना, 3। अभिक्रिया के बाद कितना है, अभिक्रिया के बाद Mg जो है आपका मैग्नीशियम 1 गुना 1 कितना है, 1 ही है। यानी कि अभिक्रिया से पहले कितना है, 3, और अभिक्रिया के बाद 1 है, यानी कि अनबैलेंस है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 3। अब जैसे ही यहाँ पे हमने 3 लगाया तो ध्यान से देखिए, तो मैग्नीशियम अभिक्रिया से पहले भी 3 और अभिक्रिया के बाद भी 3 हो गया। अब नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन कितना है, अभिक्रिया से पहले 2, लेकिन अभिक्रिया के बाद कितना है, 1 ही है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 1 है, NH3 है, सिर्फ अभिक्रिया के बाद क्या है, NH3 है। तो NH3 में ध्यान से देखिए, तो N के पहले 1 और यहाँ भी 1, यानी कि अभिक्रिया के बाद नाइट्रोजन कितना है, वो 1 है। तो इसको भी बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन इधर 2, इधर 1, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। जैसे ही 2 लिखे तो यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया और इधर भी नाइट्रोजन 2। अब जब नाइट्रोजन को बराबर कर लिए तो फिर ऑक्सीजन पे नहीं भाग जाना है, फिर से आना है मैग्नीशियम पे। क्या नाइट्रोजन को जब हम बैलेंस कर रहे थे तो मैग्नीशियम क्या बदल गया क्या, ये देखना है। तो चलिए फिर से कहाँ आएंगे, मैग्नीशियम के पास। तो अभिक्रिया से पहले मैग्नीशियम 3 था, अभिक्रिया के बाद भी अभी भी मैग्नीशियम 3 ही है। तो मैग्नीशियम में तो अभी कोई अंतर नहीं पड़ा। फिर नाइट्रोजन को देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, मतलब नाइट्रोजन का भी कुछ नहीं हुआ। चलिए जब ये सब नहीं हुआ तो ऑक्सीजन को देख लेते हैं। अभिक्रिया से पहले ऑक्सीजन आपका 1 गुना 1 यानी कितना है, 1, लेकिन अभिक्रिया के बाद कितना है, ये होल ट्वाइस है आपका MgOH होल ट्वाइस। अब ध्यान से देखिए, तो ऑक्सीजन जो है ना अभिक्रिया के बाद यहाँ पे तो 2 आपको दिखाई दे रहा है और साथ में यहाँ पे 3, यानी 3 गुना 2 कितना है, वो 6 है। अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन कितना है, 6। अभिक्रिया के पहले ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इस 1 को हम क्या करेंगे, 6। सिंपल सा करने का एक ही तरीका है, आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, 6। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 6 लगाया तो ये ऑक्सीजन भी 6 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन 6 हो गया। तो जब आप ऑक्सीजन को बराबर कर लिए तो फिर हाइड्रोजन पे नहीं भाग जाना है, फिर से पहला स्टेप धातु वाला, है ना, धातु अधातु फिर ऑक्सीजन। अगर सब बराबर हो जाए तब हाइड्रोजन पे जाना है ना। अगर इनमें से कोई अनबैलेंस है तो हाइड्रोजन पे नहीं भागना, वो चीज है। तो फिर हम आएंगे कहाँ पे, मैग्नीशियम के पास। तो मैग्नीशियम अभी भी 3 इधर दिखाई दे रहा था, अभी भी इधर भी 3 दिखाई दे रहा है, यानी अभिक्रिया से पहले भी 3 और अभिक्रिया के बाद भी 3। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन अभिक्रिया से पहले भी 2 दिखाई दे रहा था, नाइट्रोजन के बाद भी अभी भी 2 ही दिखाई दे रहा है, तो कोई अंतर नहीं है। ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अभिक्रिया से पहले 6 गुना 1 यानी कितना दिखाई दे रहा है 6, और अभिक्रिया के बाद यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 यानी कि अभिक्रिया के बाद आपका ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 और गुना ये 2 यानी 6, तो अभी तो ऑक्सीजन भी नहीं चेंज हुआ है, यानी कि सब चीज ठीक चल रहा है। तो जब अब सब ठीक चल रहा है तो सीधे अब कहाँ जाएंगे, हाइड्रोजन के पास, अब आएंगे हाइड्रोजन के पास। जब सब बैलेंस हो जाए तब लास्ट में आना है हाइड्रोजन को बैलेंस करने। अब हाइड्रोजन को जब हम बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि अभिक्रिया के पहले हाइड्रोजन कितना है। तो ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपको कितना दिखाई दे रहा है, 6 गुना 2 कितना 12। अभिक्रिया से पहले आपको हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है 12, लेकिन अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन कितना है, अभिक्रिया के बाद भी तो देख ले। तो देखिए 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन जो है आपका 3 दूनी 6 प्लस यहाँ भी 3 दूनी 6, यानी कि अभिक्रिया के बाद भी हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है 12, मतलब कि ये रसायन संतुलित हो गया, यानी कि हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। मैग्नीशियम अगर आपको संतुलन फिर से देखना है तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, मैग्नीशियम 3 ठीक है, नाइट्रोजन इधर 2, नाइट्रोजन इधर भी 2, ठीक है, ऑक्सीजन इधर 6, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और 3 दूनी का 6, यहाँ भी 6, ठीक है। हाइड्रोजन को ध्यान से देखिए तो 6 दूनी का 12, अभिक्रिया से पहले 12 है, और यहाँ पे देखिए तो 3 दूनी 6 यहाँ पे और ये 3 दूनी 6 यहाँ पे, जब 6 जोड़ेंगे तो 12, यानी कि अभिक्रिया के बाद भी हाइड्रोजन क्या है 12, तो ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। इसी तरह से आपको इसमें जितने भी आपको एग्जाम्पल लिखे गए हैं उस सबको बैलेंस करना है। चलिए तो इसमें से एक और एग्जाम्पल को उठाते हैं, जैसे इसमें दूसरा एग्जाम्पल है आपका CuO की अभिक्रिया जब NH3 से कराते हैं तो आपको Cu प्लस N2 प्लस H2O मिलता है। तो अब फिर से वही चीज आपको देखना है, क्या क्या, धातु अधातु और हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये Cu यानी कॉपर आपको क्या दिखाई दे रहा है धातु है, तो सबसे पहले कॉपर को बैलेंस करते हैं। कॉपर अभिक्रिया से पहले कितना है वो 1, अभिक्रिया के बाद भी कितना है 1, तो अभी तो कॉपर बराबर है। चलिए इसको नो छोड़ छाड़ करते हैं, छोड़ देते हैं, ये तो बैलेंस है। नाइट्रोजन को बारे में ध्यान से देखते हैं। नाइट्रोजन अभिक्रिया से पहले आपका 1 था और अभिक्रिया के बाद कितना है 2, कितना 2, तो ये तो नाइट्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, तो अब नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। अभी यहाँ पे 2 है, अब ध्यान से देखिए, कई लोग कहते हैं कि इस 2 को सर घटा नहीं सकते, अरे 2 को नहीं घटा के करना है, जो कम है उसको बढ़ाइए, ज्यादा वालों को कम मत कीजिए, जो कम है उसको बढ़ाइए, है ना। तो कम कौन है 1, तो इसको बढ़ा के किसी तरह से 2 कीजिए, इसको घटा के 1 करने का प्रयास नहीं, जो कम है उसको बढ़ा करके उसके बराबर करिए, कम वालों को बढ़ाने का प्रयास, ज्यादा वालों को घटाने का प्रयास नहीं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, सिंपल सा 2, जब 2 लगा दिए तो नाइट्रोजन बराबर हो गया। अब जब नाइट्रोजन बराबर हो गया तो फिर से कहां जाएंगे, आगे नहीं ऑक्सीजन पे चला जाना है, फिर से कहां आना है कॉपर पे। कॉपर को फिर से देखेंगे कि क्या हम जब नाइट्रोजन को चेंज कर रहे थे तो कॉपर तो नहीं गड़बड़ा गया ना, ये देखना पड़ता है। तो कॉपर अभी भी अभिक्रिया के पहले कितना है 1, अभिक्रिया के बाद भी 1, यानी कि अभी तो बराबर है। नाइट्रोजन भी बराबर हो गया, अभिक्रिया के पहले भी 2 और अभिक्रिया के बाद भी 2। चलिए ठीक है, जब ये बराबर हो गया तो अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपको 1 दिखाई दे रहा है, कितना 1, और अभिक्रिया के बाद भी आपको ऑक्सीजन 1 ही दिखाई दे रहा है, यानी कि अभिक्रिया के पहले भी ऑक्सीजन 1 है और अभिक्रिया के बाद भी आपका ऑक्सीजन कितना है 1, यानी कि ऑक्सीजन तो है आपका बराबर, ऑक्सीजन क्या है बराबर। तो फिर से ऑक्सीजन बराबर है तो अब कॉपर पे नहीं आना है, क्योंकि ये सब आपको कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा कोई अंक हम अभी नहीं जोड़े। जब दूसरा अंक कोई इसमें जोड़ देते तब फिर से देखते, तो अभी तो कोई अंक नहीं जोड़े, तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे, तुरंत हाइड्रोजन के पास चले जाएंगे। हाइड्रोजन के पास आए तो हाइड्रोजन को देखते हैं कि अभिक्रिया के पहले कितना है वो
2 गुना 3 कितना है 6। और अभिक्रिया के बाद कितना है, आपको हाइड्रोजन 2 ही दिखाई दे रहा है, कितना 2। तो जब आपको हाइड्रोजन 2 ही दिखाई दे रहा है तो फिर हाइड्रोजन को बराबर करेंगे, इधर कितना है 6 और इधर कितना है 2। तो अब 6 को घटा के 2 ना करिए, 2 को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। 6 को घटा के 2 करने का प्रयास नहीं, 2 को बढ़ा के 6 करने का प्रयास। तो 2 को 6 करने का सिंपल सा तरीका, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हो 3। तो अब ध्यान से देखिए, तो जैसे ही हमने 3 लिखा तो 3 दूनी का 6 हो गया। अब फिर से शुरू से देखते हैं क्या बैलेंस है कि नहीं। देखिए कॉपर इधर 1, कॉपर इधर 1, ठीक है। नाइट्रोजन इधर 2, नाइट्रोजन इधर 2, ठीक है। ऑक्सीजन ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन इधर 1, लेकिन अब ऑक्सीजन इधर 3 हो गया। ध्यान से देखिए आप, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, 3 गुना 1 कितना हो गया 3। तो जब ये ऑक्सीजन 3 हो गया तो अब हमारा काम ये है कि इधर वाले ऑक्सीजन को चेंज कीजिए, कम वालों का ज्यादा कीजिए, ज्यादा वालों को कम नहीं, कम वाले को ज्यादा कीजिए। तो यहाँ पे कितना है 1। तो सिंपल सा हमको पता है 1 को 3 करने के लिए सीधे 3 से गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन भी ठीक हो गया। जब ऑक्सीजन फिर से किए तो फिर हाइड्रोजन पे नहीं, फिर से कॉपर के पास। ये नहीं कि फिर हाइड्रोजन के पास भाग गए, नहीं, फिर से देखिए कॉपर से। तो अभिक्रिया से पहले अब देखिए कॉपर 3 को हो गया, कितना 3 को, और अभिक्रिया के बाद कॉपर कितना है, एक ही है। तो सीधे कॉपर को भी 3 कीजिए, 3 से गुणा कीजिए यहाँ पे। अब फिर से ध्यान से देखिए, तो कॉपर इधर भी 3, कॉपर इधर भी 3, चलिए ठीक है, कॉपर भी हो गया। नाइट्रोजन को ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन अभिक्रिया से पहले 2, अभिक्रिया के बाद भी 2, ठीक है।